वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक हमारा अगला टॉपिक है। डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे तो आपके एसपीटी के सिलेबस में नहीं है, मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है, जनरेटर का नहीं है, लेकिन इसमें सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर्स होते हैं, संट, सीरीज, कंपाउंड, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का। इसको जानना जरूरी है क्योंकि कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसा भी देखा गया है कि भले सिलेबस में नहीं है लेकिन शॉर्ट नोट इन पे आया है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस पर और क्रिटिकल स्पीड पर। एक बात। दूसरा, ये जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का पॉइंट है, ये एसबीटी में इस तरह से पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप इन डीसी मशीन। मतलब कि डीसी मशीन में वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाया, वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें ये भी आता है फील्ड रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड। तो ये आपको जानना जरूरी है। डायरेक्टली नहीं है सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक के नाम से, लेकिन चूंकि कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ये चीज है, जब तक आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड को नहीं समझेंगे। इसलिए हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, बस सेपरेटली एक्साइटेड का और संट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ताकि हम समझ जाए कैसे बनाते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक जो है क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड वाला। ठीक है ना। अब आइए, डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जो डीसी जनरेटर है उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच का कर्व बनाते हैं हम लोग। जनरली 4 कर्व इसमें हम लोग बनाते हैं। एक है ओसीसी, या उसको और कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और भी नाम है इसका नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं इसको कभी कभी, और एक और भी नाम देते हैं लोग सैचुरेशन कर्व। तो इतना सारा नाम इसी का है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व, और भी 2 नाम है, मैग्नेटाइजेशन कर्व और सैचुरेशन कर्व, ज्यादा पॉपुलर ये दोनों। ये जो कर्व है ये किसके किसके बीच का बनता है? EA, ये मतलब जो वोल्टेज जनरेट होता है, वर्सेस IF और EA के बीच का कर्व कीपिंग एन कांस्टेंट, एन मतलब स्पीड कांस्टेंट। तो ये आपको ये बताएगा कि IF और EA का रिलेशन कैसा है अगर स्पीड को कांस्टेंट रखें तो। एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ये बनाएंगे। दूसरा बनाएंगे तो ये नो लोड पर होगा, मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं होगा। दूसरा ये है लोड कर्व और लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व। इसमें हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे और तब रिलेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे, वेरिएशन कैसा है टर्मिनल वोल्टेज और IF के बीच का, VT वर्सेस IF। और इसमें हम लोग IA मतलब आर्मेचर करंट, उसको और N स्पीड, इसको कांस्टेंट रख करके देखेंगे कि VT और IF के बीच का क्या रिलेशन है। हम लोग करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तीसरा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किनके किनके बीच का है? VT वर्सेस IL, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट, कीपिंग IF एंड N कांस्टेंट। फील्ड करंट और स्पीड को कांस्टेंट रख करके हम लोग देखते हैं कि VT और IL के बीच का रिलेशन कैसा है, मतलब IL बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज पर कैसा असर पड़ेगा अगर फील्ड करंट और स्पीड कांस्टेंट है तो। और लास्ट एक और देखते हैं आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि होता है IF और IA के बीच का, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच का, कीपिंग VT एंड N कांस्टेंट, टर्मिनल वोल्टेज और स्पीड को कांस्टेंट रख करके। अब एक एक करके हम लोग चारों को देखेंगे। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड के लिए, और उसके बाद संट एक्साइटेड मशीन के लिए, जनरेटर के लिए। देखिए, ये एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, और आप देख रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि अलग से ये फील्ड सप्लाई अलग से दिए हुए, डीसी सोर्स, फील्ड रेजिस्टेंस, और ये आर्मेचर में EMF इंड्यूस होगा EA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, यहाँ मीटर, वोल्ट मीटर, और ये वेरिएबल लोड। ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इस सर्किट हो गया। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखना है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के लिए स्विचेस हम लोग ओपन रखते हैं,
क्योंकि हमको नो लोड पे रखना है। और सपोज यहां पर भी एक स्विच है, ये स्विच भी अभी आपका ऑफ है, ठीक है। अब जिस समय सपोज ये स्विच ऑफ है, ठीक है, कोई IF की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, लेकिन जो रोटर है उसको हम लोग n स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। IF 0 है लेकिन रोटर को n स्पीड से मूव किया जा रहा है। IF 0 है मतलब फील्ड फ्लक्स 0 है समथिंग, उस समय क्या कोई जनरेटेड वोल्टेज होगा? हम लोग को पता है कि EA इज प्रोपोर्शनल टू phi n, EA इज प्रोपोर्शनल टू phi n, phi होता है फ्लक्स, n है स्पीड, तो स्पीड हम इसको दे रहे हैं लेकिन IF को हम 0 रखे हुए हैं। क्या कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा? आपका आंसर पता नहीं क्या है, लेकिन एक्चुअली में जब देखा जाता है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर, अगर वोल्टेज 0 होता तो वोल्ट मीटर दिखाता 0 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली में वोल्ट मीटर कुछ वोल्टेज दिखाता है, मतलब इवन इफ फील्ड करंट इज 0 देयर इज सम वोल्टेज। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण जैसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इसका कारण है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, है ना, कि जो पोल कोर है, पोल शू है, स्टेटर का पार्ट है, उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा रहता है। इसलिए जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही रोटर को मूव करना शुरू करेंगे, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स के कारण कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा। यानी कि कर्व जो है हमारा वो 0 से नहीं स्टार्ट होगा। IF अगर 0 है फिर भी वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, इसको ओरिजिन मान लें, इसको C कह सकते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक, ओके। अब इसके बाद अब अगर हम स्विच को ऑन करें, किसके स्विच को? इसके स्विच को, फील्ड करंट के स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करें और फील्ड करंट की वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, धीरे धीरे इंक्रीज करें बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टर। ये तो इसकी वाइंडिंग है, ये वेरिएबल रेजिस्टर, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, स्पीड तो सेम ही है, n नो लोड पर है। जैसे जैसे आप IF की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उस तरह से फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और EA की वैल्यू साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी। यानी कि इस पॉइंट के बाद जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन के जैसा आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन चला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि after a certain amount of flux generated in the stator, IF को हम बढ़ाते जा रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पार्टी और EMF इंड्यूस भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो स्टेटर है, आयरन पार्ट है, उसको मैक्सिमम फ्लक्स कंटेन करने की, मैक्सिमम फ्लक्स को रखने की एक क्षमता है। उसके बाद आप कितना भी करंट दे, फ्लक्स उसमें उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, कारण सैचुरेशन इसी को कहते हैं, कारण कि जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स थे वो सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं, मैक्सिमम फ्लक्स रीच हो चुका है। तो एक पॉइंट के बाद अगर आप फ्लक्स फील्ड करंट बढ़ाएंगे भी तो भी फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। स्पीड तो कांस्टेंट ही है, IF को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाए, जब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक EA भी बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आपका फ्लक्स का बढ़ना रुक जाएगा उसके बाद EA का भी बढ़ना रुक जाएगा और ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में ये कर्व लीनियर है और फिर उसके बाद ये बेंड करके कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये सैचुरेशन कर्व, इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि EA सैचुरेटेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो कर्व है वो पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी कि EA की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा कर्व है आपका OCC कर्व, और इस कर्व से क्या पता चल रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स के लिए अगर हम IF को बढ़ाएं तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट वैल्यू IF के लिए इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा, है ना। जो मैक्सिमम मिल सकता है वो उसके सैचुरेशन लेवल तक है, या
अगर हम IF लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और एक वैल्यू के बाद EA का बढ़ना रुक गया तो इसका मतलब है कि हम लोग EA के सैचुरेशन लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को देखना है लोड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जब लोड को भी हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसमें आप लोड को यहां हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड है और फिर से वही केस लेते हैं कि IF की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये स्विच ओपन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है लास्ट में OCC में देखे कि अगर इवन इफ IF इज 0, IF अगर 0 भी है तो भी ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, और पिछला बार भी हुआ था। यहां पर भी अगर आपका ये 0 है तो भी कुछ स्पीड से इसको घुमा रहे हैं तो कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा EA, और साइमल्टेनियसली एक वोल्टेज यहां पे भी इंड्यूस होगा VT, टर्मिनल वोल्टेज। आप ये सोचिए कि पिछले में जो EA था उसके कंपैरिजन में अभी जो VT है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इट विल बी लेसर, कम होगा। क्यों? क्योंकि EA तो ये है, इसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो है VT। VT इज क्या? वोल्टेज अक्रॉस लोड, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वही है VT। तो EA तो इंड्यूस हुआ जिसका हम लोग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे, लेकिन EA इंड्यूस है, कुछ करंट फ्लो करेगा IA और उसके कारण आर्मेचर रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा और उसके बाद मिलेगा VT, यानी कि VT होगा जरूर, IF इक्वल टू 0 पर VT होगा जरूर, बट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी लेसर देन EA। इसका मैग्नीट्यूड EA के कंपैरिजन में कम होगा जरूर ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। करेक्ट ना? अब देखिए, अब सपोज इस स्विच को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक है, स्विच को क्लोज कर दिए और उसके बाद धीरे धीरे IF की वैल्यू को बढ़ाएं। ऑब्वियसली IF की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, IF की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EA बढ़ेगा, EA बढ़ेगा VT बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो इससे करंट जा रहा है IA वो भी इंक्रीज होगा। फील्ड करंट की स्पीड तो कांस्टेंट है और फील्ड करंट को हम लोग तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि जनरेटर का रेटेड आर्मेचर करंट ना मिलने लगे, मतलब जो सेफ लिमिट है करंट का। जैसे कि मान लीजिए अगर इस जनरेटर का मैक्सिमम लिमिटेड जो करंट पॉसिबल है, सेफ लिमिट जो है वो 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। ठीक है, इससे ज्यादा करंट देना सेफ्टी पर्पस से सही नहीं है, फायर का और ये सब प्रॉब्लम है। तो फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि आर्मेचर करंट की वैल्यू 50 एम्पियर ना हो जाए। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एमीटर से। ठीक है, जब तक कि करंट 50 एम्पियर ना हो जाए तब तक हम लोग इसको इंक्रीज करते रहेंगे और उसके साथ साथ VT भी बढ़ेगा। अब क्या करना है कि अब IF को देखिए, इसमें एक पॉइंट है IA एंड N कांस्टेंट, तो इसको इंक्रीज करते करते रेटेड वैल्यू तक लाए। अब ये देखना है कि IA को कांस्टेंट रख के अगर IF को बढ़ाएं तो VT पर कैसा असर होगा। ठीक है, समझिए, मतलब 50 एम्पियर पहुंच चुका है वैल्यू, अब हम IF को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, IF को और इंक्रीज कर रहे हैं, तो IF को और सपोज कि IF इक्वल टू 10 एम्पियर पे आपको IA कितना मिल गया? 50 एम्पियर। ठीक है, रेटेड करंट मिल गया। अब हम IF को और इंक्रीज कर रहे हैं, 10 एम्पियर से 15 एम्पियर करना होगा। क्या IF इंक्रीज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो EA बढ़ेगा, EA बढ़ेगा तो VT बढ़ेगा, और अगर VT इंक्रीज होगा तो जो लोड से जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये 50 से हो सकता है बढ़कर के 55 हो जाए, लेकिन हमको उसको बढ़ने नहीं देना है। बात समझ में आ रही? IA कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब क्या है? यही है कि आपने
रेटेड करंट तक तो ले आए, अब इसके बाद अगर आईएफ को हम और बढ़ाएं 15 एम्पियर 20 एम्पियर करें तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसके बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा तो ईए बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा तो वीटी बढ़ेगा, और वीटी बढ़ गया, अगर लोड आप कांस्टेंट रखेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो क्या करना होगा ताकि आईए कांस्टेंट रहे, ये सोचना है। आईए अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आईए को कांस्टेंट रखना है तो जिस रेशियो में वीटी बढ़ रहा है उसी रेशियो में लोड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लोड को सपोज कि आप आईएफ इक्वल टू 20 एम्पियर पे मान लीजिए पहला ये जो केस है इसमें वीटी इक्वल टू था सपोज 100 वोल्ट, ठीक है, 2 एम्पियर का लोड था और करंट आपका 50 एम्पियर फ्लो कर रहा था। अब आईएफ को 20 एम्पियर कर दिए तो वीटी भी सपोज बढ़कर के हो गया 200 वोल्ट, और आइए हमको वही चाहिए, ये सपोज आर एल इक्वल टू 2 ओम, आइए हमको 50 एम्पियर ही चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाए 4 ओम, है कि नहीं। आइए 50 एम्पियर ही हो, ये तभी पॉसिबल है जब लोड रेजिस्टेंस बढ़कर के कितना हो जाए 4 ओम हो जाए। मतलब कि अगर आईए को कांस्टेंट रखना है और हम आईएफ को इंक्रीज कर रहे हैं तो वीटी तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करना होगा, तब होगा, ठीक है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि हम लोग हायर कैपेसिटी के लोड को भी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हायर कैपेसिटी के लोड को भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए ये 2 ओम का लोड था, उसके साथ ये सारा चीज था। अब अगर 4 ओम का हम लोड लगाएं, 4 ओम का लोड है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो इंक्रीज हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, करंट को तो सेम ही रहना चाहिए क्योंकि जनरेटर है, इसमें करंट 50 एम्पियर उसका मैक्सिमम रेटेड करंट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप मैक्सिमम सेफ करंट को रखते हुए भी हायर वैल्यू ऑफ लोड लगा सकते हैं। कैसे, अगर आप फील्ड करंट को इंक्रीज करें और जो नया लोड लगाए हैं वो इस हायर टर्मिनल वोल्टेज को, उसका इंसुलेशन इस हायर टर्मिनल वोल्टेज को बर्दाश्त कर ले, ठीक है। तो ये एक बार समरी में हम आपको इसको बताएं कि ये पॉइंट जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जनरेटर को सेफ रखते हुए हम लोग हायर लोड लगा सकते हैं अगर फील्ड करंट की वैल्यू को इंक्रीज करें और जो नया लोड है वो इस बढ़े हुए वोल्टेज पे भी सस्टेन कर जाए, उसका इंसुलेशन इसको एक्सेप्ट कर ले, बर्दाश्त कर ले, ठीक है। ये कंक्लूजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इससे निकला। कर्व कैसा बनेगा, कर्व तो हम लोग को पता है कि आईएफ को बढ़ाएंगे तो वीटी बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरह का, जैसा ओसीसी का कर्व था, कर्व तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद फिर से वही बात कि आईएफ बढ़ता जाएगा तो एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन होगा तो ये आपका फिर कांस्टेंट टाइप का होने लगेगा, तो वीटी भी कांस्टेंट टाइप का होने लगेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि ओसीसी के कंपैरिजन में, जैसे कि ओसीसी में ये की जो वैल्यू थी सैचुरेशन, ये सेट है ना, ये होगा वीटी सेट, तो वीटी सेट इज लोअर देन ये सेट, क्योंकि हर बार वोल्टेज ड्रॉप आरए के बाद ही वीटी मिलेगा, ठीक है। तो कर्व तो यही है लोड कैरेक्टरिस्टिक, आईएफ बढ़ेगा, वीटी बढ़ेगा, सैचुरेशन होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईए को कांस्टेंट रख करके आप हायर लोड को भी पावर सप्लाई दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन फील्ड रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगा, आप हायर लोड लगा सकते हैं, जनरेटर भी सेफ रहेगा, लेकिन तभी जब कि ये लोड रेजिस्टेंस इस हाई वोल्टेज को सस्टेन कर ले, बर्दाश्त कर ले, और करंट आपका फील्ड करंट हायर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोड कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आइए थर्ड देखते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वीटी और आईएल के बीच में। आईएल
और आपको सेपरेटली एक्साइटेड में IL और IA दोनों तो सेम ही है, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बनेगा VT और IL के बीच में, और यहाँ पे IF और स्पीड ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में जब लोड, सपोज लोड करंट 0 है, इस कर्व को बनाना है तो पहले तो लोड करंट 0 से देखेंगे ना। तो सपोज कि जिस समय लोड करंट 0 है, यानी कि ये स्विच ऑफ है, ठीक है, लोड करंट 0 मतलब ये स्विच ऑफ, उस समय ये वोल्ट मीटर जो रीड करके आपको दे रहा है टर्मिनल वोल्टेज, ये कितना वोल्टेज रीड करेगा? सोचिए, IL 0 है, IF और N, IF मतलब फील्ड करंट और N मतलब स्पीड, ये सब अपने रेटेड वैल्यू पर है। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है रेटेड वोल्टेज जनरेट हो रहा है, फील्ड करंट भी है, N भी है, यानी फ्लक्स भी है और स्पीड भी है। इसका मतलब EA रेटेड है, लोड से कनेक्टेड नहीं है। क्या VT होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उस टाइम पर EA विल बी इक्वल टू VT, यानी कि इवन इफ IL इज इक्वल टू 0, लोड करंट 0 है फिर भी VT है, यहाँ ये वोल्ट मीटर का वोल्टेज, यानी और वो वैल्यू क्या होगी? EA के ही बराबर होगी, क्योंकि करंट तो है नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप तो कुछ होगा ही नहीं। EA इक्वल टू VT। ठीक, अब अगर इस स्विच को ऑन किया जाए, ठीक है, और लोड करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, ठीक है, लोड करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करें, क्योंकि ये भी आप देख रहे हैं यहाँ भी जो लोड है ये वेरिएबल लगा हुआ है, तो इस लोड को भी हम लोग वेरी कर सकते हैं और लोड करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब आप लोड करंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और फील्ड करंट और स्पीड इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, फील्ड करंट यानी सेपरेटली एक्साइटेड ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, और स्पीड को भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब EA कांस्टेंट है, EA में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर लोड को हम लोग बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाएंगे, लोड को बढ़ाएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले तो ये सोचिए कि लोड अगर हम इंक्रीज करेंगे, लोड इंक्रीज करने का मतलब ये है कि IL को इंक्रीज करना, IL को 0 से बढ़ाना। तो लोड को अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा इस सर्किट में, तो RA के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा, और RA के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप शुरू होना होगा, इसका मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज आपको कम होगा, किससे? EA से। और जितना ज्यादा लोड करंट होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। EA तो कांस्टेंट है, IF और N कांस्टेंट है, तो EA कांस्टेंट है, लोड करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो इसका भी वोल्टेज, इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या होगा? और घटेगा। समझ रहे? ये कांस्टेंट है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, यानी कि लोड के बढ़ने के साथ VT को घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? क्योंकि लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी बढ़ेगा, तो इसको घटना चाहिए। एक फैक्टर, यानी कि IL के बढ़ने के साथ VT विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल डिक्रीज। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, हम पढ़ चुके हैं आर्मेचर रिएक्शन नाम की चीज भी होती है ना। अगर हम लोड देते हैं तो आर्मेचर एक अपना फ्लक्स बनाता है, और वो फ्लक्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फील्ड फ्लक्स पे, उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और उसके कारण क्या क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फाई F है और ये फाई A है। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दिख तो रहा है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, यानी कि जो नेचर है रिजल्टेंट फ्लक्स का, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होगा। और एक और चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग ड्यू टू सैचुरेशन। सैचुरेशन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है। हालांकि जनरेटर्स में हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और ये सब यूज करके इसको इंप्रूव करते हैं, बट देयर इज ऑलवेज सम सैचुरेशन इफेक्ट, कुछ ना कुछ है। तो यानी कि एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये हुआ कि जब लोड करंट, और जितना ज्यादा लोड करंट होगा उतना ही ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होगा। तो जब लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन का भी इफेक्ट आएगा, और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो है ही, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो है ही,
एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होगा ड्यू टू सैचुरेशन इन आयरन पार्ट्स, मतलब फील्ड की वैल्यू घटेगी, आर्मेचर रिएक्शन में होता है। और अगर फील्ड की वैल्यू घटेगी तो ईए की वैल्यू भी घटेगी, और ईए घटेगा तो ऑब्वियसली वीटी भी घटेगा। तो लोड बढ़ने के साथ इस वीटी की वैल्यू में डिक्रीज होने का दो कारण है। एक तो कारण है लोड के बढ़ने के साथ इस आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप का बढ़ना, और दूसरा कारण है कि लोड बढ़ने के साथ आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है फ्लक्स का, उसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स का घटना, और रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईए भी डिक्रीज होगा, फिर साइमल्टेनियसली वीटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो कर्व बनता है ये जो बनाया गया यहां, तो ये जो डिक्रीमेंट है दिस इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और अगर हम सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को लें तो यह कहलाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हमको पता है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं है वीटी के घटने का, एक और भी कारण है ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। एक्चुअली में ये थोड़ा रहने दो, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप भी बनेगा, तो एक्चुअल जो डिक्रीज होगा वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स घटने के कारण वो भी होगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो भी होगा। तो रिजल्टेंट जो डिक्रीमेंट है वो कुछ इस तरह से है ना। और ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन RA, वोल्टेज ड्रॉप इन RA। और ये जो फाइनल जो फिगर बना है दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि VT के डिक्रीमेंट में अगर सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को लिया जाए तब जो कर्व बनता है VT और IL के बीच का वो कहलाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और अगर दोनों को इंक्लूड करें तब जो बनता है वो कहलाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये एक आपको डिफरेंट चीज पता चला, और ये अच्छा चीज पता चला आपको कि अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज विल डिक्रीज। ठीक है, अगर IF एंड N कांस्टेंट है तो क्या आप सोच सकते हैं कि VT को कांस्टेंट रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहां पर ड्रॉप बढ़ेगा, तो इसको तो घटना है, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स घटेगा तो EA घट जाएगा तो भी VT को घटना है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, IF एंड N कांस्टेंट। क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि लोड बढ़ाए फिर भी VT कांस्टेंट रहे? तो वो हम लोग अभी देखेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में। अभी तो आपको बस ये पता चला अगर IF एंड N आर कांस्टेंट, अगर फील्ड करंट और स्पीड ये दोनों कांस्टेंट है, तो लोड के बढ़ने के साथ जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज VT, दैट विल डिक्रीज, वो लगातार घटता जाएगा। और उसके डिक्रीमेंट में दो फैक्टर्स हैं, एक है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, सैचुरेशन इफेक्ट के कारण फ्लक्स का घटना, और दूसरा है ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन RA। अब आइए देखते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक ये है IF और IA के बीच में, IF ऑन y एक्सिस, IA ऑन x एक्सिस। ठीक है, इसमें फिर हम लोग वैसे ही सोचेंगे, अगर IA इक्वल टू 0 है तो IF की वैल्यू क्या होगी, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, और कंडीशन ये है कि VT एंड N शुड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट होना चाहिए, और टर्मिनल वोल्टेज जो लोड के क्रॉस है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर IA की वैल्यू 0 है, मतलब IA की वैल्यू 0 मतलब नो लोड कंडीशन, मतलब ये स्विच ओपन। तो समझिए कि IA की वैल्यू अगर 0 है उस समय भी क्या IF की वैल्यू को भी 0 होना जरूरी है?
मतलब IA अगर 0 है मतलब नो लोड पर है, लेकिन उस समय IF तो होगा, IF होगा और EA भी कुछ इंड्यूस होगा। अब सोच सकते हैं कि IF भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा ये मान रहे हैं कि मशीन हमारा नो लोड कंडीशन में है, वोल्टेज रेटेड इंड्यूस्ड है, वोल्टेज जो है रेटेड इंड्यूस्ड है, बस क्या है कि लोड कनेक्ट नहीं किया, स्विच को ऑन नहीं किया, ठीक है ना। मतलब इस टेस्ट को कैसे करेंगे, ओपन ये जो भी आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक निकालना है उसके लिए पहले क्या करते हैं कि इसको इस स्विच ये लोड वाले स्विच को ओपन रखते हैं और फील्ड करंट के स्विच को ऑन रखते हैं और इसको रेटेड स्पीड पे घुमाते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे वोल्टेज रहेगा और ये स्विच ओपन है, मतलब IA 0 है लेकिन IF रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लोड रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, मतलब पैरेलल में लगाते जाएंगे ताकि IA की वैल्यू और भी बढ़े, ठीक है। तो आप इसको स्विच को क्लोज करें, ठीक है, स्विच को क्लोज करते हैं और इस लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे और लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि IF हमारा स्टार्टिंग में इतना था, रेटेड वैल्यू थी, जिसके कारण ये भी रेटेड था और VT भी रेटेड था, लेकिन जैसे ही आपने लोड को कनेक्ट किया एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, वैसे ही क्या होगा कि एक करंट जैसे ही फ्लो होना शुरू होगा बस RA के क्रॉस ड्रॉप होगा और RA के क्रॉस जब ड्रॉप होगा तो VT की वैल्यू घटने लगेगी। ये तो सेम है क्योंकि IF हम भी सेम रखे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा RA के ड्रॉप के कारण VT की वैल्यू घटने लगी, लेकिन हमको VT को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। लोड बढ़ाना है, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये एक कॉलोनी में कई सारे घर हैं और भी घर लगाना है, लेकिन वोल्टेज सबको उतना ही देना है। लोड बढ़ाना है, VT को कांस्टेंट रखना है। कैसे होगा सोचिए, तो VT को कांस्टेंट, जो कि आप लोड बढ़ाएंगे तो इसमें ड्रॉप होगा, तो VT की वैल्यू तो पहले जब नो लोड था तो VT और E सेम था, लेकिन लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर में ड्रॉप होगा तो VT की वैल्यू E से कम हो जाएगी, लेकिन हमको इसको कांस्टेंट रखना है। क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि हम IF को क्या करें, इंक्रीज करें। IF को इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स इंक्रीज होगा, EA इंक्रीज होगा। तो जिस रेशियो में ये ड्रॉप होकर के VT को कम हो रहा था, अगर उसी रेशियो में IF को इंक्रीज करें उसी तरह से, ताकि EA इंक्रीज हो और भले ही हम लोड बढ़ाते चले जाएं VT कांस्टेंट रहे। तो VT को अगर कांस्टेंट रखना है, ये ग्राफ पढ़ना मोटिव नहीं है, मोटिव है समझना कि अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, भले ही हम कितना भी लोड इधर लगाते जाएं RL, लेकिन अगर टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो आपको फील्ड करंट को बढ़ाना होगा। फील्ड करंट को बढ़ा करके आप EA को बढ़ाएंगे और तब आपका VT कांस्टेंट रह पाएगा, ठीक है। तो DC सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में अगर हमें लोड लगाते जाना है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को सेम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IF को बढ़ाना पड़ेगा। और लोड कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि अगर IA को सेम रखना है और लोड अगर हम बढ़ाएंगे तो IF भी बढ़ाना होगा और VT भी बढ़ेगा, दोनों चीज होगा। और यहाँ पे अगर VT को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और लोड आप बढ़ाते जाएं, आर्मेचर करंट बढ़ता जाए, तो आपको IF को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। यानी कि ये जो कर्व है IF का एक्चुअल कर्व वो कुछ इस तरह से जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोड आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट ना। तो ये आपको आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के ये चारों कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी था आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और एक और कौन सा, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसको समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग संट जनरेटर के इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेंगे। एक दो तो सेम ही है, एक्सटर्नल थोड़ा सा अलग है, उसको देख लेंगे।
और उसके बाद जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड, उसको देख करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।